नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 सोशियोलॉजी समाज शास्त्र परिचय चैप्टर 4 है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा तो ज़रूर देखें। आज जो हमारा चैप्टर 4 है उसका नाम है सांस्कृतिक तथा समाजीकरण। आज इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो है वो अब हमारा है कि टायरल जो है उसके अनुसार क्या कहा गया है संस्कृति के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की परिभाषा दीजिए या फिर संस्कृति को समझाइए, तो देखिए एक बड़े समाजशास्त्री थे, सोशलिस्ट थे, जिनका नाम था टायरल। तो टायरल ने क्या कहा है? टायरल ने कहा है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है। पूर्णता का मतलब एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत क्या-क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, विश्वास प्राप्त होता है, कला नीति सीखते हैं लोग, कानून देखते हैं, प्रथा होता है और अन्य क्षमताएं एवं आदत भी इसमें शामिल होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे समझना है कि टायरल के अनुसार संस्कृति में क्या-क्या आता है? ज्ञान, विश्वास, कला नीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं जो होती है ये इसमें क्या होता है? सम्मिलित होता है, मतलब शामिल होता है, जिसे मनुष्य क्या करता है? समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। अब एक समाज में कौन लोग रहते हैं? तो मनुष्य रहता है। तो मनुष्य ही इन्हीं सब चीजों को ग्रहण करता है, इसे सीखता है, इसे शामिल करता है। आइए हम संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए संस्कृति जो होता है सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक क्या है? तरीका है, सिस्टम है, वे ऑफ थिंकिंग है। मतलब जब हम समाज में रहते हैं तो संस्कृति क्या है? हमें सोचने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव करते हैं इसको लेके, विश्वास करने का एक तरीका है। ये सब संस्कृति के अंदर सम्मिलित होता है। दूसरा है, दूसरा पॉइंट कहता है लोग के जीने का एक संपूर्ण तरीका है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में किसी न किसी प्रकार की संस्कृति का चलन होता है। जैसे कि मैं मान लो कि मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अब बिहार के संस्कृति में जहाँ मेरा घर है वहाँ पे अपने कुछ संस्कृति हैं, अपने कुछ बोल-चाल हैं, अपने कुछ पूजा-पाठ हैं, अपने कुछ तौर-तरीके हैं, खेती करने का तरीका है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पूर्ण तरीका होता है संस्कृति के अंदर जिसमें लोग सही तरीके से जीते हैं। व्यवहार का सारांश है। व्यवहार का सारांश का मतलब एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज के लोगों से या फिर अपने ही समाज के दूसरे लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनके साथ अपना समय बिताते हैं। तो ये एक व्यवहार होता है, इसका भी एक तरीका जो है वो संस्कृति के अंदर सम्मिलित होता है। सीखा हुआ व्यवहार, अब समाज जो है और संस्कृति जो है वो हमें व्यवहार करना सिखाता भी है। एक समाज में कैसे रहना है, अपने से बड़ों के साथ कैसे रहना है, अपने से छोटों के साथ कैसे रहना है, ये सभी चीज़ें हमें संस्कृति के माध्यम से सीखने को मिलता है। इसके बाद है सीखी हुई चीजों का भंडार है। एक समाज में जो लोग रहते हैं उस लोगों के लिए संस्कृति जो है एक भंडार है। एक मतलब कहिए कि बहुत लंबे समय से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते आ रहे हैं और सीखने के बाद उसका हमने एकत्रण किया है ताकि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन चीजों को फैला सकें। तो इसी तरह से ये एक भंडार के रूप में जमा हो जाता है। सामाजिक धरोहर, समाज के लिए ये एक किसी धरोहर से कम नहीं है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। व्यक्ति जो है वो अपने समूह से प्राप्त करता है धरोहर के रूप में, संस्कृति के रूप में जो भी अच्छी बातें वो सीखता है, ये सारी चीजें कहीं न कहीं समाज में उसके लिए फायदेमंद होता है। बार-बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समूह है। एक समाज में रहने के बाद कई प्रकार की समस्याएं और परेशानियां आती रहती है, तो संस्कृति के माध्यम से भी समाज में कई प्रकार के परेशानियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। व्यवहार के मानकीय नियमितकरण हेतु एक साधन है। अब देखिए समाज में एक नियम के रूप में भी काम करता है हमारा संस्कृति। अब जैसे आपको पता है कि इस समय में हमारे यहाँ इस तरह के कार्य होते हैं, कोई पूजा पाठ कोई ले लीजिए, तो समाज क्या करता है मिल-जुल के नियमितकरण के हिसाब से उस चीज़ों को अपने अंदर पूजा करता है, पाठ करता है या फिर किसी अन्य चीज़ के ऊपर भी काम करता है जो उसके संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें एक सतुवानी नाम का पर्व होता है। बड़ा ही लोकल सा पर्व है जिसमें सत्तू वगैरह का उपयोग पीने के रूप में करते हैं। तो ये संस्कृति है कि इस दिन हमें सत्तू पीना होता है, तो उस समाज के लोग नियमिता अनुसार मतलब नियम से
सत्तू वगैरह का कार्य करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जीवन तथा संस्कृति के विविध परिवेश का उद्गम विभिन्न व्यवस्था का कारण भी है। संस्कृति ही एक ऐसी मात्र साधन है जिसके हिसाब से मानव के जीवन को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए सफलता हासिल हुआ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति ही है जिसके कारण आज हम इतने ज्यादा सफलतापूर्वक अपने जीवन को चला रहे हैं। आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुंच होने के आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली जनजातियों की संस्कृति सबसे बेहतर नहीं होती है। देखिए, आज भी बहुत जगह पर ऐसे हैं लोग जो समाज से कट के रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, द्वीपों पे रहते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं वो समाज से कट के रहते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि बेहतर संस्कृति वहां पे नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा विज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आज हम चांद पे जा रहे हैं, शुक्र पे जा रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं। ऐसे समय में भी कुछ ऐसे समाज हैं जो बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, मतलब कि वो कटे हुए हैं, बस अपने समाज अपनी संस्कृति में ही वो खुश रहते हैं। तो ये संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए अब हम आगे की स्लाइड में संस्कृति के आयाम के बारे में जानते हैं कि संस्कृति का आयाम क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम जानते हैं कि संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है उसे समझना भी जरूरी है। 1 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञानात्मक का संबंध समझ से होता है। जो समझ होता है, जो ज्ञान होता है, जो हमारे समाज में विद्यमान होता है, मौजूद होता है, वही है संज्ञानात्मक संबंध संस्कृति का। अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना को हम कैसे उपयोग करते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हमारा समाज है, जिस समाज में हमारे अपने लोग रहते हैं, वहां से प्राप्त जानकारी का उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से करते हैं, संस्कृति की जानकारी का उपयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार करते हैं, यही है संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा जो है वो है मानकीय पक्ष। अब देखिए, मानकीय पक्ष में क्या होता है, लोक रीतियां होता है, लोकाचार होता है, प्रथाएं होती है, परिपाटियां होती है, कानून शामिल होता है। लोक रीति मतलब नियम कानून, लोकाचार मतलब कैसे ये लोग चलते हैं, प्रथाएं मतलब बहुत सारे सांस्कृतिक प्रथाएं होती है, पूजा पाठ का, शादी विवाह का, श्राद्ध का। परिपाटियां मतलब होता है मंच जहां पे लोग इस सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और कानून तो आपको पता ही है। ये सारी चीजें शामिल होती है मानकीय पक्ष में, और यह मूल्य या नियम है जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं, मतलब समाज को बेहतर बनने के लिए उनकी मदद करते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृतियां होती है जो अनुरूपता को बढ़ावा देता है। अब देखिए, मानकीय पक्ष में समाज में सभी को स्वीकृति होती है, क्योंकि यही सब वो पॉइंट्स हैं जो एक समाज को बेहतर बनाने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है सांस्कृतिक का भौतिक पक्ष। देखिए, पिछले साल के एग्जाम में ये भौतिक पक्ष पूछा गया था 3 नंबर में, तो इसे इंपॉर्टेंट ही समझिए, इस बार भी पूछा जा सकता है। भौतिक पक्ष जो है वो औजार, तकनीकों, भवनों, यातायात के साधनों के साथ साथ उपकरणों से संदर्भित है। मतलब जितने भी मशीन हम बनाते हैं, जितने भी औजार बनाते हैं, जितने भी गाड़ियां बनाते हैं, जितने भी मिसाइलें बनाते हैं, ये सब भौतिक पक्ष में आता है संस्कृति के। संस्कृति के दो मुख्य आयाम होते हैं, इसे भी जान लीजिए। एक भौतिक है, भौतिक में आपको हमेशा मैंने बताया है कि तकनीक, औजार, यंत्र, मिसाइल, बम, बारूद, नए नए टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, माइक, इत्यादियों को आपको इसमें लेना है। तो ये भौतिक होते हैं। अब हम इसके दूसरे स्लाइड में चलते हैं, जो होता है अभौतिक। एक तो होता है भौतिक, दूसरा है अभौतिक। इसमें क्या होता है, संज्ञात्मक तथा मानकीय पक्ष अभौतिक है, जिसमें एक समाज की प्रथाएं आदि होती है, संस्कृति आदि होती है, उनके शादी के करने के तरीके होते हैं, उनके श्राद्ध करने के तरीके होते हैं। तो ये सब जो है अभौतिक तरीके होते हैं। संस्कृति के एकीकृत कार्य हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना होता है। देखिए, अब समाज में अगर एकीकृत नियम चाहिए, मतलब एकीकरण चाहिए, सभी को एकजुटता चाहिए, तो उसमें जो भौतिक और अभौतिक होता है वो दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो समाज और ज्यादा बेहतर होगा। एकजुट होकर कार्य इनको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक पिछड़न के बारे में। तो देखिए, भौतिक आयाम तेजी से बदलते हैं। जिस प्रकार से आज समाज में आपने देखा होगा कि हम चांद पे पहुंच चुके हैं, रॉकेट जो है वो हमारे सूर्य के लिए निकल चुका है। तो जिस तरह से आपने देखा कि भौतिक जो है जीवन में किस तरह से नए नए बदलाव आते जा रहे हैं, नए नए मिसाइलें बन रही, नई नई टेक्नोलॉजियां बढ़ रही है,
तो ये सब क्या होता है कि इससे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहले से जो समाज में हमारी जिस प्रकार की संस्कृति चल रही है, हो सकता है कि इस प्रकार के अपडेट से, मॉडर्न युग से ये संस्कृति पीछे छूट जाए। और आपने देखा होगा अभी छूट भी रहा है। कहाँ पहले हमारी संस्कृति हुआ करती थी साड़ी, धोती, कुर्ता, अब इतने वेस्टर्न ड्रेस आ गए हैं, तो ये सब कहीं न कहीं संस्कृति हमारी पीछे छूटती जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। तो देखिए एक तरफ आपका यहाँ पे भौतिक संस्कृति है और दूसरी तरफ अभौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। मूर्त के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त कहलाता है। जैसे किताब हो गया, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संस्कृति है। तो भौतिक संस्कृति जो होती है वो मूर्त होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम देख एवं छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे विचार है, आदर्श है, इत्यादि। तो ये पहला अंतर था कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। दूसरा पॉइंट को हम भी देख लेते हैं कि भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, गुण के आधार पर माप सकते हैं, उसके अंतर परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है आसानी से नहीं माप सकते हैं, और वहीं पे भौतिक संस्कृति को हम माप सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हमारा कह रहा है भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आता है, मतलब बहुत ही फास्ट परिवर्तन आता है भौतिक संस्कृति में। अभी-अभी मैंने आपको समझाया था ना, नए-नए टेक्नोलॉजी का बनना, नए-नए कंप्यूटर का बनना, नए-नए मिसाइलों का बनना, लेकिन अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बड़े धीरे-धीरे आते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का विचार परिवर्तित होता है, लोगों का सोच परिवर्तित होता है, और विचार को बदलने में, सोच को बदलने में तो समय लगता ही है। ये चावल, दाल, सब्जी तो है नहीं कि फटाफट प्रेशर कुकर और गैस पे चढ़ाया और हो गया। एक पूरे सभ्यता का सोच बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज का आविष्कार होता है, नए-नए चीजों का आविष्कार होता है, और इसका लाभ कोई भी व्यक्ति एवं समाज उठा सकता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति में तथ्यों का लाभ सिर्फ उसी समाज का सदस्य उठा सकता है जिसके विचारों में परिवर्तन आया है। इसका एक उदाहरण समझा देता हूँ। देखिए भौतिक संस्कृति में आपको पता है कि नए सैटेलाइट का निर्माण हुआ। अगर किसी साइंटिस्ट ने नए सैटेलाइट का निर्माण किया है, तो उस सैटेलाइट से तो पूरा भारतवर्ष फायदा उठा रहा है। टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे डांस करके रील बना रहे हो, ट्विटर चला रहे हो। लेकिन अभौतिक संस्कृति की अगर बात कर ले तो हम चलते हैं कुछ समय पहले तक। जैसे जब हमारे देश में दास प्रथा हुआ करता था, सती प्रथा हुआ करता था, तो उस समय क्या हुआ था कि एक समाज के नियमों को बदलने में काफ़ी लंबा समय लगा, तब जाके सती प्रथा बंद हुआ। तो सती प्रथा जहाँ-जहाँ नियम बदले उन्हीं समाजों को लाभ प्राप्त हो रहा था। पूरे देश में, पूरे समाज में एक साथ तो नहीं परिवर्तन हुआ था। जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, उनके समाज में सबसे पहले खत्म हुआ। तो यही था चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था। 5वां पॉइंट हमारा कहता है भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन अभौतिक की अगर बात करें तो ये आकर्षक नहीं होते, इसीलिए इसमें आने वाले परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच का अंतर था। अब हम बात करते हैं कानून एवं प्रतिमान में क्या अंतर होता है। तो देखिए कानून और प्रतिमान क्या होता है, तो कहते हैं कि जो मापदंड है, जो समाज के तरीके हैं व्यापक, उनके नियम जो हैं, वो अस्पष्ट होते हैं। मतलब अस्पष्ट होते हैं, मतलब साफ-साफ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इसके अंदर आपको समझना है और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मापदंड जो है, वो स्पष्ट नहीं होता है, मतलब अस्पष्ट होता है, जबकि कानून के जो नियम होते हैं, स्पष्ट होते हैं और समाज के सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं। कानून सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित औपचारिक स्वीकृति है। कानून जो है वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे समाज के सभी लोगों को औपचारिक तरीके से मतलब प्राप्त करना होता है, उन्हें मानना पड़ता है। कानून पूरे समाज पर लागू होता है। एक ऐसा नहीं है कि एक लोग के लिए होगा, दूसरे लोगों के लिए नहीं होगा। तो कानून जो है वो पूरे समाज, राज्य और देश के लिए होता है। साथ ही साथ यदि समाज के रहने वाले लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन पे जुर्माना या सजा या फिर जेल वगैरह हो सकता है।
कानून जो है वो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। समाज के सभी लोगों को एक साथ स्वीकृति इसका करना पड़ता है, मानना पड़ता है, जबकि मानव सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ऐसा नहीं होता है। अब पहचान की बात कर लेते हैं, तो पहचान जो है वो विरासत में नहीं मिलती, आपको बनाना पड़ता है। आज जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप लोग स्टेटस लगा के अपना पहचान दिखाते हैं, ये आपकी असलियत पहचान नहीं होती है। पहचान आपको अपना समाज में बनाना पड़ता है, या व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ जो संबंध से प्राप्त होता है, वो आपका पहचान होता है। आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी भूमिकाएं अदा करती है। एक पति हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक समाज का कल्याण करने वाला हो सकता है, पिता हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक साथ कई सारी भूमिकाओं को निभाता है। किसी भी संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियां हो सकती है, जैसे संभ्रांत तथा कामकार वर्ग के युवा। एक संस्कृति है, कई सारे उप संस्कृति का मतलब है कि उस संस्कृति से जुड़ी हुई कई सारी पहचान वाली और भी चीजें हो सकती है, जिसको पहचान शैली के नाम से आप जान सकते हैं, जिसमें रुचि तथा संघ होता है। एक ग्रुप होता है जो उससे जुड़े किसी अन्य कार्य को भी करता है। तो ये पहचान था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जातीयता किसे कहते हैं? देखिए, निर्जातीयता से आशय अपने संस्कृति मूल्यों तथा अन्य संस्कृति के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जिस संस्कृति में हैं और दूसरे लोग जिस संस्कृति हैं, इसके बीच में क्या-क्या अंतर हैं, क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या बुराइयाँ हैं, इन चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम निर्जातीयता का उपयोग करते हैं। जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती है, तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है। मतलब कि मूल्यांकन हो पाता है, हम बेहतर हैं या दूसरे लोग बेहतर हैं। निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, जबकि संस्कृतियों के अनेक अंतर के कारण यह महत्व देती है। विश्व बंधुता का मतलब है पूरे विश्व के तरफ एक साथ देखने के विपरीत है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समाज के दूसरे समाज के बीच मूल्यांकन करने में मदद करता है, और यही स्पष्ट करता है कि एक समाज की संस्कृतियां दूसरे समाज की संस्कृतियां से किस तरह से भिन्न है। विश्व बंधुता पर्यवेक्षक अन्य व्यक्तियों के मूल्य तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों तथा आस्थाओं के अनुसार नहीं करता है। अब देखिए, विश्व बंधुता के जो जानकार हैं या फिर जो इसकी जानकारियां हासिल करते हैं, वो निर्जातीयता को अपने मूल्यों में जगह नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आस्थाओं के अनुसार इनके कार्य नहीं होते हैं। व्यक्ति के मूल्य जो होते हैं, मतलब अपने समाज में जो आपकी पहचान होती है, उनके आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों के अनुसार नहीं हो पाता है। एक आधुनिक समाज जो होता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय होता है और इसके विभिन्नता का प्रशंसक होता है। ये इसकी निर्जलातीयता का प्रशंसक होता है, मतलब कि इसकी फेवर में वो काम करता है, इसके साथ होता है वो। विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक प्रभावों द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्वव्यापी पर्यवेक्षण जो होता है उसमें एक व्यक्ति, जो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति है, उनको अपनी संस्कृति को मजबूत करने का आजादी प्राप्त होता है। वो अपने संस्कृति को अपने हिसाब से मजबूत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन। यह वह तरीका होता है, एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के प्रतिमानों को बदलता है, नियमों को बदलता है, कानूनों को बदलता है। सामाजिक परिवर्तन आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकते हैं। समाज में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होता है, वो अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। तो हम आंतरिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। तो आंतरिक परिवर्तन में खेती है, कृषि है और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई पद्धतियां होती हैं, जिसे हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं पे अगर बाहरी परिवर्तन की बात कर ले, तो हस्तक्षेप है, जीत या फिर उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकते हैं। मतलब कि एक समाज जो है वो दूसरे समाज पे किसी प्रकार के नियम कानून को बना के थोप दिया, या फिर किसी दूसरे के नियम कानून में हस्तक्षेप करके उसमें कुछ सुधार कर दिया, या फिर किसी प्रकार की जीत हासिल कर ली। तो ये बाहरी, आपका बाहरी आप इसे कह सकते हैं पद्धति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें मैंने आपको बताया है कि ये परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और बाहरी परिवर्तन भी समझ में आ गया। अब है क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है? तो इसका जो शुरुआत है वो राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीक खोज
पारिस्थितिकीय रूपांतरण के कारण हो सकती है। जिसमें आपको फ्रांस की क्रांति में राजतंत्र की समाप्ति के बात याद होगा, क्लास 9th का ये चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे वहां पे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जनता अचानक से बगावत कर बैठी, लुई सोल्वे को और उसकी रानी मैरी को फांसी पे लटका दिया, गुलेटिन कर दिया। हर तरह के परिवर्तन हुए थे वहां पे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में या फिर पैसे की दुनिया में किस प्रकार से आजकल परिवर्तन आ रहे हैं। एक मोबाइल आप खरीद लो, अगला दिन पता चलेगा कि 4 नए मोबाइल लॉन्च हो गए। फिर आप ये सोचते रहोगे यार एक दिन रुक जाता तो दूसरा वाला ले लेता, वो बढ़िया था। लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो ना कि अगले दिन फिर वो खरीद लेते, उसके अगले दिन फिर 8 मोबाइल लॉन्च हो जाता। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में परिवर्तन आ रहा है, तो ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन है। अब हम जानते हैं समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। एक समाज में रहने के बाद किस प्रकार से उस समाज के नियम, तौर तरीके, कानून, संस्कृति को सीखकर उसका सदस्य बनते हैं, यही समाजीकरण कहलाता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के सदस्य कुछ समय के लिए नहीं बना जाता है, समाज का सदस्य पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम किसी न किसी समाज में किसी न किसी रूप से तो रहते ही हैं। अब देखिए हम आपको प्रारंभिक तथा द्वितीयक समाजीकरण के बारे में समझा देते हैं। प्राथमिक समाजीकरण जो है, इसमें क्या होता है, बच्चे को प्राथमिक समाजीकरण उसके शिशु काल तथा बचपन से ही शुरू कर दिया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके कुछ समय बाद ही वो समाज में रहने के तौर तरीकों को धीरे धीरे सीखने लगता है। शिशु काल का मतलब होता है बचपन। यह बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक स्तर होता है। इसी समय में बच्चे को वो सारी चीजें सीखना है कि कैसे उन्हें समाज में आगे की तरफ चलना है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण होता है। बच्चा अपने बचपन में ही इस स्तर मूलभूत व्यवहार को सीख लेता है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण था। द्वितीयक जो है समाजीकरण, उसमें क्या होता है, बचपन से अंतिम अवस्था तक, मतलब पैदा जब से हुआ है और जब तक मरेगा तब तक वो जीवन काल में परिपक्वता आने तक चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आज आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आप भी कुछ सीख रहे हो, मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी कुछ सीख रहा हूं, और मेरे जो गुरुजी हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो ये जो है वो जन्म से लेके और मृत्यु तक चलने वाला एक समाजीकरण है, ज्ञान है, जिसे हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण के बारे में, तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो है परिवार के बारे में। समाजीकरण के प्रमुख जो अभिकरण है वो परिवार सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि समाज में सबसे पहले मतलब महत्व जो है वो परिवार का ही होता है। इसके अलावा आप मित्रों के समूह को या फिर खेलने वाले जगह को भी ले सकते हैं, विद्यालय को ले सकते हैं, जन माध्यम ले सकते हैं जहाँ पे जनता जमा होके अपने विचारों को प्रकट करती है। ये सब क्या है, सामाजिक अभिकरण है। मतलब कि इसमें समाज से जुड़ी हुई ज्ञान जो है वो सामाजिक स्तर पर फैलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक संस्थाओं और अभिकरणों का योगदान होता है। अलग अलग संस्थाएं होती है जो अपना योगदान देती है। और समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण जो है वो किस प्रकार है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट समझाए थे, उनको समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो परिवार है। समाजीकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का जो है वो महत्व वास्तव में असाधारण है, मतलब बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि बच्चा पहले परिवार में ही जन्म लेता है, समाज में जन्म नहीं लेता, गांव में जन्म नहीं लेता, डिस्ट्रिक्ट में जन्म, देश में जन्म, पहले वो जन्म परिवार में लेता है। और वह इस रूप से वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है, तब जाके वो समाज की सदस्यता ग्रहण करता है। इसलिए आपको तो समझ में आ गया होगा परिवार कितना महत्वपूर्ण है। अब दूसरा पॉइंट जो है इसका वो कह रहा है समकक्ष समूह मित्र या क्रीड़ा समूह। बच्चों के मित्र या उनके साथ खेलने वाले समूह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस कारण से बच्चों के जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, इनका अत्यंत प्रभावशाली स्थान उनका मित्र का समूह होता है, उनके खेलने की जगह जो पार्किंग होती है, फिर कोई ऐसा जगह होता है, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय की अगर बात कर लें तो अब विद्यालय एक औपचारिक संगठन है जहां पे उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज के तौर तरीके, नियम कानून के बारे में भी बताया जाता है। औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। जैसे आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, आपकी क्लास में कभी कभी आपको रामायण, महाभारत, गीता इत्यादियों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। जन माध्यम के बारे में, जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, मुद्रण माध्यम और इनके महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बना जा रहा है। आज हम टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादियों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जन माध्यम ही है।
देखिए अब हम आपको अन्य समाजीकरण अभिकरण के बारे में बता देते हैं। सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल जो होता है, मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं किसी प्रकार का, वो महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ समाजीकरण की प्रक्रियाएं चलती रहती है, जिसमें धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जाति, वर्ग इत्यादि समाजीकरण के अन्य अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। बृहत परंपरा के बारे में ऑब्जेक्टिव में पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था 1 नंबर में। रॉबर्ट रेडीफील्ड के अनुसार बृहत परंपरा से तात्पर्य है ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से, बौद्धिक मतलब सोच बुद्धि, जिसका जन्म बाहर से होता है, समाज से बाहर से होता है। इसका सृजन जो होता है वो चेतन रूप से विद्यालय एवं देवालय में होता है, आपके गुरुकुल में होता है या आपके विद्यालय में होता है, जहाँ पे साधना के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। तो इसे हम बृहत परंपरा कहते हैं, जिनका बौद्धिक प्रयास जो है वो इनका जन्म जो है वो बाहर से आता है। लघु परंपरा की अगर बात कर ली जाए तो लघु परंपरा से तात्पर्य है मानसिक प्रभाव, जिसका जिसका उद्गम जो है वो स्थानीय संस्कृति से होता है, अपने समाज से होता है, अपने गांव से होता है, अपने लोकलिटी से होता है, इसके अलावा अपने आप से होता है। इनको ही समाज में हम लोक परंपरा के नाम से भी जानते हैं। देखिए लघु परंपरा जो है वही लोक परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सांस्कृतिक विकासवाद। यह संस्कृति का सिद्धांत है, नियम है, जो बताता है कि प्राकृतिक प्रजातियों की तरह सांस्कृतिक विविधता प्राकृतिक चयन के माध्यम से भी विकसित होती है। प्रकृति के चयन मतलब नेचर के साथ जुड़ के भी हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं और करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम नेचर के साथ जुड़ के खुद को विकास करने में सफलता हासिल किए हैं। तो ये सांस्कृतिक विकासवाद था। अब हम आपको सामंती व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। हालांकि आपने पिछले क्लासों में भी कई बार इस चीजों को पढ़ रखा है कि सामंती क्या होता था, सामंती व्यवस्था क्या होती थी। यह सामंती जो है यूरोप की एक प्रणाली थी, यूरोप का था, यहाँ का भारत का नहीं था, यूरोप से आया था। इसमें क्या होता था, व्यवसायों के अनुसार यह एक पदक्रम था, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का तरीका था व्यापारियों के, जिसमें 3 वर्ग थे। पहला था कुलीन, दूसरा था पादरी और तीसरा वर्ग था। ये आपको फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा होगा तीनों वर्ग के बारे में। अब देखिए अंतिम मुख्य रूप से जो पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग थे, उसमें से स्वयं वो प्रतिनिधियों को चुनते थे, अपने शासक को चुनते थे, अपने नेता को चुनते थे। किसान और मजदूरों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। इसी कारण तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, क्योंकि इन लोगों ने सारे जो विशेषाधिकार थे वो किसको दे दिए थे, तो कुलीन को दे दिए थे और पादरी को दे दिए थे। तब प्रथम वर्ग में पादरी आता था, दूसरे वर्ग में कुलीन और तीसरे वर्ग में जितने भी वकील, डॉक्टर, छोटे व्यवसायी और किसान लोग थे, इनको ठूस दिया। तो यही एक मेन कारण था वहां पे फ्रांसीसी क्रांति होने का। परंपरा के बारे में समझ लेते हैं। इसमें सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल है जो लिखी गई है या शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, मतलब नियम कानून जिसे समाज एक्सेप्ट करता है, परंपरा कहलाता है। लघु परंपरा भी है। परंपरा के बाद आपको लघु का मतलब होता है छोटी परंपराएं। इसमें सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल हैं जो सिर्फ मौखिक रूप से हैं और गांव के स्तर पर संचालित होती है। बहुत तरह की ऐसी पूजा पाठ है ना, पर्व है ना, जो हमारी मम्मी ने, हमारी दादी ने हमारी मम्मी को बताया, हमारी मम्मी ने हमारी वाइफ को बताया, हमारी वाइफ आगे बताती चलेगी, तो ये परंपराएं चलती रहेगी। तो इसे हम लघु परंपरा के नाम से जानते हैं। अब स्वच्छवि के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए दूसरों की आंखों में प्रतिबिंब व्यक्ति की एक छवि। तो देखिए स्वच्छवि का मतलब दूसरों की आंखों में खुद को देखना ही एक छवि है, जो स्वच्छवि कहलाता है। मतलब खुद का छवि, खुद की जो हमारी आत्मा है, अंतरात्मा है, जो हमारा विचार है, वो दूसरों में देख पाना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि एक किसी को पकड़ लीजिएगा और उसकी आंखों में देखिएगा तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, ये नहीं होता है इसका मतलब। इसका मतलब ये होता है कि समाज में हम जैसे हैं वैसे ही हम दूसरे लोगों को भी ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कि हम अगर दुष्ट हैं तो हम समझते हैं कि वो भी दुष्ट है, हम ईमानदार हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो भी ईमानदार है। ये होता है स्वच्छवि। तो अब सामाजिक भूमिका के बारे में जान लेते हैं। ये किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या स्थिति से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां होती है सामाजिक भूमिकाएं। सामाजिक भूमिकाएं समझ लीजिए कि समाज में रहने वाले लोगों की कुछ न कुछ अपनी भूमिकाएं होती है। वो समाज के लिए किसी न किसी जुड़े अधिकारों के कर्तव्यों का पालन करते हैं, समाज के अच्छाई के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो ये सामाजिक भूमिका होता है। समाजीकरण क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज के सदस्य बनना सीखते हैं, किसी समाज से जुड़ते हैं।
उप संस्कृति भी एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इस बार के कई जगहों पे बताया जा रहा है कि उप संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद रखिए। यह एक बड़ी संस्कृति के भीतर लोगों के समूह को चिन्हित करता है। मतलब एक बहुत बड़ा संस्कृति के मानने वाले के लोग हैं, उसके अंदर जो कुछ लोग हैं, वो इसकी संस्कृति को उप संस्कृति के रूप में जानते हैं। को अलग करने के लिए बड़ी संस्कृतियों के प्रतीक मूल्यों और मान्यताओं से उधार लेते हैं। बड़ी संस्कृतियों से कुछ-कुछ चीजें वो उठा के अपनी एक नई संस्कृति बना लेते हैं और अक्सर विकृत और अतिरंजित को उल्टा करते हैं। मतलब उनसे जुड़े हुए संस्कृतियों को उठाते हैं, लेकिन कुछ नियम कानून वहां पे बदल जाते हैं। तो ये है उप संस्कृति। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र चैप्टर 4 संस्कृति तथा सामाजिकरण के नोट्स आज समाप्त हो गए हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।